नमस्कार दोस्तों। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब जो हमारी बनी थी उसने कौन कौन सी कमिटीज़ का गठन किया था, कौन कौन सी कमिटीज़ का मतलब गठन किया गया था अलग अलग कार्यों को करने के लिए। ठीक है, तो जो लोग जिस चीज़ में माहिर थे उनको उस कमेटी में डाला गया उस तरह की प्रोसेस में कि वो लोग उस तरह का नियम कायदा कानून बनाने में मदद करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने पहले से ही ये अदर फंक्शंस और ये सारी वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तो वहीं पर मैंने डिस्कस किया था कि हम ये कमिटीज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में इस वीडियो को आप आकर के ज़रूर देखिए, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं इसका डिस्कस करना। तो कौन कौन सी कमिटीज़ बनाई गई थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं 8 मेजर कमिटी बनाई गई थी और अदर माइनर कमिटीज़ 13 जो हैं, 13 के करीब हैं ये, ठीक है। माइनर कमिटीज़ जो बाकी सारी हैं वो माइनर कमिटीज़ बनाई गई थी। अब मेजर कमिटी में हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे 8 मेजर कमिटीज़ हैं, ठीक है। एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर जो सेंट्रल है हमारा, उसके पास कौन कौन सी पावर रहेगी, इन सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता था। और इस कमेटी के हेड थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये जितनी सारी चीज़ें मैंने इधर लिख रखी हैं ये इस कमेटी के पर्टिकुलर कमेटी के ये सारे लोग हेड हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अब देख सकते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। तो यूनियन जो सेंट्रल रहेगा उसमें जो कायदा कानून रहेगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, उस कमेटी के, याद करिएगा, जो यूनियन मतलब जो सेंट्रल रहेगा उसमें उसमें जो मतलब हर जगह का कोई भी कार्य होता है तो उसका कुछ ना कुछ कायदे कानून होते हैं, ठीक है। तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा सेंट्रल का, उसका जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, ठीक है। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, प्रोविंशियल मतलब अलग अलग राज्य, जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे मान जाइए यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, तो जितने ये राज्य हैं प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसका जो कमेटी है उसका हेड बनाया गया था सरदार पटेल जी। सरदार पटेल जी की इनकी बहुत बड़ी मूर्ति है यहाँ पे गुजरात में, तो इनके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि पहले भी अभी ये जो हैदराबाद के जो नवाब लोग थे वो मिलना नहीं चाह रहे थे इंडिया में, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। लेकिन सरदार पटेल गए, फिर बोले कि भाई या तो आप मिल जाइए, मतलब जितने भी राजा महाराजा थे जो नहीं मिलना चाह रहे थे इंडिया में, जो वहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स थी। प्रिंसली स्टेट्स मतलब इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रिटिशर्स की सरकार, मतलब राजा हेड रहता था और ब्रिटिशर्स को टैक्स देता था, ठीक है। उन स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता है। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो फिर यहाँ पे ये था कि मतलब सरदार पटेल जो थे वो अपना समझाते थे, अपने तरीके से बोलते थे, या तो आप विलय कर लीजिए भारत में या फिर अभी सेना भेज करके कार्रवाई कराई जाएगी। तो फिर आप हारेंगे और आपको जो हमारी शर्तें हैं वो भी माननी ही पड़ेंगी। तो उस बेइज्जती से बढ़िया आप मिल जाइए। तो एक एक करके सभी राज्य मिलते जा रहे थे, ठीक है। अब आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, ये मतलब संविधान बना रही थी पूरे देश में जो लागू होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं कि मतलब एक प्रोविंस का रहेगा, एक प्रोविंस अपना नियम चला रहा है अपने कायदे कानून के हिसाब से, सेंट्रल का जो कायदा कानून है उसके हिसाब से बना रहा है। तो हर स्टेट्स की अलग अलग कंडीशन थी, मतलब जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल हर हिसाब से अलग अलग, मतलब आबादी के हिसाब से, जियोग्राफिकल हिसाब से अलग अलग हर स्टेट की कंडीशन थी। तो हर स्टेट अपना अपना खुद का कुछ ना कुछ नियम कायदा कानून बना रहा था स्टेट। लेकिन एक जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम लोग आज भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। अब आते हैं एडवाइजरी कमेटी पर। एडवाइजरी कमेटी के हेड थे सरदार पटेल, ठीक है। एडवाइजरी मतलब सुझाव देना, ठीक है। तो इसमें भी मतलब जाहिर सी बात है, आप सोच रहे होंगे सुझाव, तो सुझाव हर क्षेत्र में होगा अलग अलग। तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर के जे बी कृष्ण पलानी, फिर उसके बाद माइनॉरिटी सब कमेटी के एच.सी. मुखर्जी, फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया आसाम, मतलब जो आसाम वाला जो ट्राइबल एरिया था उसके लिए गोपीनाथ भरदोई, और एक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटल ट्राइबल एरिया, इसके भी मतलब कुछ सुझाव देने वाले। तो ये सब लोग मिल करके यहाँ पर इन पटेल जी को सुझाव देते थे। और पटेल जी जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कौन सा राज्य किस में, मतलब भारत के उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के सब ये सारा जिम्मेदारी सरदार पटेल जी के ऊपर थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
फिर आते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर कमेटी, ठीक है, कौन कौन से कायदे कानून रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद करिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति हैं, ठीक है, पहले राष्ट्रपति जब चुनाव किया गया था यहाँ पर सिन्हा जी उसके बाद मतलब वो टेम्परेरी बनाए गए थे क्योंकि वो वृद्ध सबसे ज़्यादा वरिष्ठ थे, वृद्ध थे, उसको देखते हुए, लेकिन उसके बाद चुनाव करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे हमारे पहले राष्ट्रपति। और यहाँ पे देखिए जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इनके पास भी ये जो यूनियन पावर कमेटी और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है इसके हेड इनको बनाया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी के भी हेड थे जवाहरलाल नेहरू। तो स्टेट्स कमेटी का क्या था सिस्टम की, मतलब जो दो स्टेट्स रहेंगे, जैसे कि मतलब यूपी है, बिहार है, ये जितने भी स्टेट्स हैं, तो इसके जो अंदरूनी क्या क्या मतलब मामले रहेंगे, क्या कैसे काम करेगा, कि इसको इस जवाहरलाल नेहरू जी को इसका हेड बनाया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मतलब जो स्टेट्स जो रहेंगे ये भी अपने कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून बनाएंगे, लेकिन ऐसे ये नियम कायदे कानून नहीं बना सकते हैं जो सेंट्रल के जो मतलब कायदे कानून है उसकी अवहेलना करे, ठीक है, उसको ना माने। तो यहाँ पर स्टेट्स कमेटी के भी हेड थे जवाहरलाल नेहरू, स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि ये 8 आपके पास यहाँ से लेकर के मेजर कमिटीज़, ठीक है, 8 आपके पास ये सारी मेजर कमिटीज़ हैं, ठीक है, स्टीयरिंग कमेटी तक। तो आपको अगर इस ये नोट्स की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। अपनी ईमेल आईडी या तो ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर हम लोग फिर उसके बाद कहीं एक अपना ग्रुप बना लेंगे, वहाँ पर सेंड कर दिया करेंगे हम, ठीक है। बता दीजिएगा जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होगी, इसकी स्कैन कॉपी मिल जाएगी आपको। फिर आते हैं माइनर कमिटीज़, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था ना कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, मेजर कमिटीज़ में, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं माइनर कमिटीज़ के बारे में, ठीक है। तो फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, मतलब मुद्रा, पैसे, रुपए, इन सारी चीज़ों को लेकर के, और जो स्टाफ रहेंगे वहाँ के, उन सारी चीज़ों को लेकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेड बनाए गए। क्रेडेंशियल्स कमेटी, मतलब कौन कौन सी ज़रूरी सुविधाएं हैं, फॉर एग्जांपल ये हॉस्पिटल हो गया और भी जितनी भी सारी ज़रूरी सुविधाएं, इन सारी चीज़ों को लेकर के इस कमेटी के हेड बनाए गए थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी को ये क्रेडिटल्स कमेटी का मतलब हेड बनाया गया था, ठीक है। हाउस कमेटी पी पिताभी सीतारमैया, हाउस कमेटी के हेड को बनाया गया था बी पिताभी सीतारमैया को, और अदर बिजनेस कमेटी को के एम मुंशी जी को बनाया गया था, ठीक है। और एडहॉक कमेटी ऑफ फॉर नेशनल फ्लैग, एडहॉक कमेटी नेशनल फ्लैग के लिए क्या है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका वो बनाया गया था, हेड बनाया गया था। और यहाँ पे एक और एडहॉक कमेटी देखिए, यहाँ पे नीचे सबसे लास्ट में अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप एस वर्दाचारी जी को बनाया गया था, ठीक है। प्रेस गैलरी कमेटी, मतलब जो प्रेस था उस टाइम का, जो अखबारों में छपता था और बाकी सारी चीज़ें, आप अगर मतलब वहाँ पे देखेंगी, सभा को देखेंगी, तो फिर वहाँ पर एक गैलरी बनी हुई है जहाँ पर प्रेस कमेटी भी, मतलब प्रेस की एक कमेटी रहती है, वो बैठती है, ठीक है। तो उसकी उस टाइम की हेड बनाई गई थी उषा नाथ सेन जी को बनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन के लिए एस के दार को बनाया गया। एक्सपर्ट्स कमेटी एंड फाइनेंशियल प्रोविज़न ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, नलिनी राजन शंकर जी को बनाया गया। ऑन चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस पी पिताभी सीतारमैया जी को बनाया गया। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट के लिए देखिए एस वर्दाचारी जी को एडहॉक कमेटी फॉर सिटीजनशिप भी बनाया गया है, और यहाँ पे वर्दाचारी जी को भी बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या कैसे कार्य करेगी, इन सारी चीज़ों का जो हेड रहेंगे वो जीवी मावलंकार रहेंगे। जीवी मावलंकार स्पीकर भी हैं, ठीक है, स्पीकर हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो वहाँ पे जो सभा रहेगी, सभा में कौन बोलेगा, जो सेशंस होते हैं ना, कि समर सेशन, विंटर सेशन, फिर उसके बाद से उसमें भी मतलब ये रहता है कि 0 आवर
और बाकी सारी जितनी चीज़ें कौन कब किस में क्वेश्चन पूछ सकेगा, किस वे में पूछेगा, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ये जीवी मावलंकार जी मतलब इसके हेड थे। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, तो एक मतलब तरीका है, कायदा कानून है कि कौन किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। ये चीज़ संविधान में नहीं है। तो संविधान में क्या है कि संविधान मतलब सबको इक्वलिटी प्रोवाइड करना, बाकी सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, इसके लिए संविधान बना था और इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखा रखा है, यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो मतलब अलग अलग जो कायदे कानून बनाए गए हैं उन सारी चीज़ों के लिए ये 13 जो माइनर कमिटीज़ हैं, इसको मतलब ये हेड बनाए गए थे 13 माइनर कमिटीज़ के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मतलब बस ये सारी चीज़ें देखनी है, जैसा कि मैंने पहले ही बोल रखा था कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये जो मेंबर्स हैं ये सारे मेंबर्स इलेक्ट होकर के वहाँ पर सभा में पहुँचे हों। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे मेंबर्स इलेक्ट करके ही पहुँचे हों। इसमें से कुछ ऐसे भी हेड्स हैं जो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बिना इलेक्टेड हुए पहुँचे हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आप लोग के लिए, जैसा कि यहाँ पर ये मेंबर नहीं थे। ठीक है, ये नहीं है मेंबर, ये नहीं है मेंबर, सबसे लास्ट में ऐश्वर्या चारी जी। ठीक है, ये नहीं है मेंबर। ठीक है, ये नहीं है मेंबर। तो ठीक है, ये मतलब जो ये 3 लोग हैं ये एक ही हैं। ठीक है, तो ये 3 जो लोग हैं ये लोग मेंबर नहीं हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो ये आप इस चीज़ को देखते रहिएगा। और ये जो है तो ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम लोग फर्दर मतलब अपने लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप बस बने रहिएगा साथ में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मतलब जितनी भी वीडियोज़ मैं डालता जाऊँ आप तक पहुँचती जाएँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें। और हम पूरी इस किताब को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पूरी जो किताब होती है ये एम लक्ष्मीकांत की, इसे हम लोग कवर कर रहे हैं। आप भी एक किताब इसके मतलब ज़रूर ख़रीद लीजिए पढ़ने के लिए अगर आपको पढ़ना है, नहीं तो बाकी सारी चीज़ें तो मैं सारी अपने नोट्स में डालता ही हूँ। ठीक है, और नोट्स की कॉपी चाहिए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे स्कैन कॉपी इसकी भेज दूँगा। तो फिर आते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी मेजर कमेटी है जिसके हेड थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो ये 7 मेंबर्स को मिला करके बनाई गई थी। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो B.R. अम्बेडकर जो हमारे ये चेयरमैन थे कमेटी के। ठीक है, और बाकी जो 6 मेंबर थे एन गोपाला स्वामी अय्यर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सईद मोहम्मद शाहुद्दीन, डॉक्टर KM मुंशी, ये सारे नाम आपको पहले भी मिले होंगे, सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम नाम, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो KM मुंशी, फिर उसके बाद अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड गोपाला स्वामी अय्यर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलादी कृष्ण मुंशी अय्यर। ठीक है, KM मुंशी। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले भी जितने भी ये लोग हैं तो इन लोग के बारे में पहले भी मतलब एक आदमी अलग अलग कमेटी में भी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है, मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि एक ही आदमी अलग अलग कमेटी में भी है, वो नियम कायदे कानून बनाने के लिए। और ये सारे लोग मिल करके हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो मतलब संविधान रहेगा इसको ये लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। एन माधव राव। ठीक है, तो ये क्या था कि ये पहले तो नहीं मेंबर थे। BL मीटर जो थे यहाँ पे, ये मतलब इल हेल्थ मतलब इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिसके कारण इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो ये जो हमारे एन माधव राव हैं इनको नया मेंबर अपॉइंट किया गया था बनाने के लिए। ठीक है, और थे TT कृष्णमाचारी, सॉरी फॉर दैट, TT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो ये DP खैतान की जगह पर, जो मतलब 1948 में जिनका देहांत हो गया था, उनकी जगह पर ये TT कृष्णमाचारी जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो अब आते हैं ड्राफ्ट, मतलब जो हमारा यही जो मतलब ड्राफ्टिंग जो कमेटी है ये अपना ड्राफ्ट पब्लिश की थी पहली बार मतलब फरवरी 1948 को इसने अपना ये ड्राफ्ट पब्लिश किया। और ये 8 मंथ का समय दिया गया था। ठीक है, 8 मंथ का समय दिया गया था
लोगों को, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को, कि मतलब इस पे अपनी राय प्रस्तुत करें। ठीक है, तो ये पहली बार, ये उसके बाद 8 महीने का समय दिया गया था। और दूसरा जो ड्राफ्ट था हमारा, ये अक्टूबर के महीने में आया था 1948। ठीक है, अक्टूबर में आया था। और टोटल 111 सीटिंग्स हुई थी। ठीक है, 111 बोल रहे हैं, सॉरी, 141 डेज तक मतलब बैठक हुई थी टोटल। इतने में 141 डेज तक बैठक हुई थी, जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन पे ही मेनली चर्चा हो रही थी। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ों पे भी चर्चा होती थी। अलग अलग कमेटी जो है अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करती थी, वहाँ पर दिखाती थी कि कौन सारी चीज़ें कैसी रहेंगी। इनैचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अब कॉन्स्टिट्यूशन देखिए हमारा बनते जा रहा है। ठीक है, रूल मतलब कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, कैसे कैसे रूल होगा, किस तरह से चलेगा, कौन से कायदे कानून रहेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर के अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं इनैचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला ड्राफ्ट, पहली रीडिंग के लिए जो ड्राफ्ट मतलब प्रेजेंट किया गया था, फाइनल ड्राफ्ट जो बन के तैयार हुआ था, वो 4 नवंबर 1948 को दिया गया था, और इसकी चर्चा 9 नवंबर 1948 तक चली। ठीक है, दूसरी रीडिंग के लिए 15 नवंबर 1948 को दिया गया था। देखिए, 9 के बाद मतलब 15, यानी 6 दिन बाद यहाँ पर दे दिया गया था 1948 को। और 17 अक्टूबर 1949 तक इसकी चर्चा चली। ठीक है, देखिए मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें, जितने भी मतलब आर्टिकल्स थी, अनुच्छेद थी, अलग अलग देशों से जो लेकर के हमारा संविधान लिखा जा रहा था, बनाया जा रहा था, उन सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर आया। और इसके लिए इसमें बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये एक ऐसा टाइम था जिसमें मतलब संविधान, अब हमारा का जो पूरा ढांचा है, संविधान, हमारे संविधान का जो पूरा ढांचा है वो तैयार हो रहा था। ठीक है, थर्ड रीडिंग 14 नवंबर 1949 को। ठीक है, मतलब वो हुई। और फिर उसके बाद 26 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 को फाइनली डिक्लेयर हो गया कि हाँ, ये चीज़ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा बन गया, पावर में कब आएगा? तो हमारा पावर में कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पावर में आया। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, और ये मतलब ये उस टाइम का है जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। तो ये मेजर चीज़ें हैं। फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, और बाकी सारी चीज़ों की मतलब हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो हिंदू हिंदू डोमिनेंट है, और बाकी सारी चीज़ों को लेकर के मतलब अलग अलग लोग कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ भी किए। तो ये उतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स नहीं हैं। और इन सारी चीज़ों के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अब हम लोग मतलब ढांचा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बन चुका है। ठीक है, शुरुआत किए थे हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। ठीक है, किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट, फिर अमेंडमेंट एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट किस तरह से आए हैं, उन सारी चीज़ों को से लेते हुए किस किस तरह से हमारा संविधान अब जा कर के यहाँ पे बना है। ठीक है, तो अब इस संविधान के बारे में हम लोग बात करेंगे अंदर से अपनी फर्दर वीडियोज़ में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा टॉपिक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा ये मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में शुरू किया था। ठीक है, तो उसका जो ये बचा हुआ जो पार्ट था कि जो कमिटीज़ बनाई गई थी। ठीक है, जिसके लिए मैंने बोल रखा था कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में अब उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये मेजर कमिटीज़ हैं, 8 हैं ये टोटल, और यहाँ पर ये हमारी हैं 13 माइनर कमिटीज़। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये तो 2 एडहॉक कमेटी है। फिर ये जो रेड पेन से रेड से जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया, ये लोग मेंबर नहीं थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बस ये कमेटी के हेड थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ये लोग प्रेजेंट करते थे। तो फिर उसके बाद पास होता था असेंबली में, फिर उसके बाद नियम कायदे कानून बनते थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को। ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर फिर उसके बाद से हम लोग शुरू करेंगे उसके बारे में पढ़ना। और बाकी किसी भी चीज़ में, इसमें कहीं भी आपको डाउट हो, कहीं भी कुछ भी, तो आप ज़रूर पूछिए। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं हमारी प्रीवियस वीडियो में ही। ठीक है, तो कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आज हम लोग ख़त्म करते हैं यहीं पर। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो किसी भी तरह का, तो वो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जा करके ज़रूर लिखें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कमिंग टू माय चैनल।
और आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।